हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। दोस्तों, क्लास 11th और 12th के ग्रामर की सीरीज में हमने सिंथेसिस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था और उस पर हमारे 2 या 3 रूल्स कंप्लीट हो चुके थे। सिंथेसिस में हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि सिंपल सेंटेंसों का बनना। हमने पूरा आपको समरी दिया था कि आपका सिंथेसिस में क्या क्या पढ़ना है। सिंथेसिस में पूरे 3 ही टॉपिक पे हमें घूम घूम के रहना है। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। इन्हीं तीनों पर हमें घूम के रहना है। तो उसमें से हम पहला पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, उसी के रूल्स पढ़ रहे थे। और ये जब तीनों पूरा हो जाएगा तो ये हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो अगर आपने पिछले के लेक्चर को अटेंड नहीं किया है, डायरेक्टली आज के लेक्चर में हो आप, तो भी आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन परफेक्टली उतना समझ में नहीं आएगी। तो मेरा सजेशन है पहले उन लेक्चर को कवर करिए, फिर आज का लेक्चर लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। साथ में हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी आप उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सिंथेसिस चैप्टर से हमने शुरुआत की। हम कहाँ पे पहुंचे थे? हम पहुंचे थे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस हम पहुंचे थे सिंपल सेंटेंसेस में। इसमें हमने इसको बनाने के 2 रूल्स देख लिए थे। नंबर 1 क्या था? पार्टिसिपल, यानी कि सिंपल सेंटेंस को पार्टिसिपल की मदद से बनाना हमने सीख लिया था पहले के लेक्चर में। फिर हमने क्या पढ़ा था? बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इसको भी हमने कर लिया था कि सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करेंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। आज हमारा रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 है, रूल 3 जिसका नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस by using nominative absolute। तो आज इसी रूल पे चलेंगे हम। तीसरा रूल हमारा क्या है? सिंपल सेंटेंस को बनाने के क्रम में हमारा तीसरा रूल है कि हम सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल बनाएंगे। किसकी मदद से? नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट के प्रयोग से। तो आज का पूरा लेक्चर आपका नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट पे है। घबराइए नहीं, शायद वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया लग रहा हो या आपने शायद कभी सुना ही ना हो इस वर्ड को। तो बिल्कुल इस वर्ड को आज हम पूरी तरह डिफाइन करेंगे कि नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट क्या होता है, कैसे इसके यूज से सिंपल सेंटेंस बनेंगे, कैसे अलग अलग सेपरेट सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट के प्रयोग से। तो बिल्कुल लेक्चर को लास्ट तक कंटिन्यू करिएगा, बहुत ही मजा आएगा। और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को उठा के देखेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन आपको सिंथेसिस से मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट के बारे में। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट आखिर है क्या। तो रूल नंबर 3 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट, यानी सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे किसकी मदद से? नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट की मदद से। तो एट फर्स्ट कि हम इसके बारे में जाने, इसके रूल को जाने, पहले बिल्कुल ये जान लेना जरूरी है कि नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट आखिर होता क्या है। ये जब तक जानेंगे नहीं हम यूज करेंगे कैसे। तो नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का शाब्दिक अर्थ अगर कहें तो नॉमिनेटिव का अर्थ होता है नाम या नाउन। एक तरीके से इसको हम सब्जेक्ट या नाउन कह सकते हैं। ऑब्सोल्यूट मतलब होता है स्वतंत्र। ऑब्सोल्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वतंत्र, यानी कि नाउन या सब्जेक्ट। ऑब्सोल्यूट मतलब स्वतंत्र। ऐसा नाउन या ऐसा सब्जेक्ट जो स्वतंत्र हो, फ्री हो, उसको क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट क्या है। ऐसा कर्ता जो स्वतंत्र हो। किससे स्वतंत्र हो? ऐसा कर्ता जिसका वाक्य की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इस कर्ता को क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट कहते हैं। जिस कर्ता का प्रभाव वाक्य की क्रिया पर, फाइनाइट वर्ब पर नहीं पड़ता है, वाक्य इससे फ्री रहता है, इसे क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट कहते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हुआ होगा कि नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट आखिर क्या होता है। अब हम जानते हैं तो नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट के बारे में क्या चीजें नोट करने को मिलती है, क्या जान लेंगे। नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट शॉर्ट में जानेंगे क्या होता है। उस कर्ता को नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, और यह पार्टिसिपल के पहले आता है। इस कर्ता को जब जहां भी हम यूज करेंगे पार्टिसिपल के पहले लगाएंगे। अभी एग्जांपल में आपको देखने को मिलेगा, घबराएंगे नहीं। क्या बस अभी इतना जानना है कि नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट क्या होता है? वाक्य में बिल्कुल फ्री रहता है, इसका किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमेशा पार्टिसिपल के पहले आता है। इसका वर्ब यानी कि क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा कि इसका नाम ही है क्या? नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट, माने ये कर्ता से स्वतंत्र रहता है। इसका ये कर्ता स्वतंत्र कर्ता, तो जैसा कि इसका नाम ही क्या है? स्वतंत्र कर्ता। उसी तरह इसका वर्ब पर यानी इसका वर्ब यानी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
क्योंकि यह ना तो किसी फाइनाइट वर्ब का कर्ता होता है, ना ही कर्म का, यानी किसी निश्चित क्रिया का भी कर्ता ही नहीं होता है और ना ही कर्म का, इसलिए इसका वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे कर्ता को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। इसका प्रयोग हमेशा पार्टिसिपल के पहले होता है। पार्टिसिपल के बारे में आप पहले से जानते होंगे, अगर आपने पहले का लेक्चर लिया है, पार्टिसिपल के पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल द सन हैविंग सेट फ्रॉम द स्टार्स came up in the sky फुल स्टॉप। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, द सन हैविंग सेट, सूर्य अस्त हो चुका, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तारे आसमान में निकल आए। यहाँ पे क्या है, सूर्य अस्त हो चुका, तारे आसमान में निकल आए। अब आप इस सन को ध्यान से देखो, इस सन की बात करें, सन, इस सन को ध्यान से देखो, क्या इसका किसी पर भी प्रभाव पड़ रहा है? क्या इस सन का इस क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है इस वाक्य के? द सन हैविंग सेट, सूर्य हो चुका, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तारे आसमान में निकल आए। तारे निकल आए, क्या इसकी वजह सन है? क्या इसका सन की वजह से निकल रहे हैं? नहीं, सन का कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये तारे निकल आए। तारों की बात, निकलना किस क्रिया है इस वाक्य के अंदर? निकलना, केम अप माने बाहर आ जाना, यह इस वाक्य की क्रिया है। और क्रिया किसके बारे में बता रही है? स्टार्स के बारे में। यहाँ पे मेन नाउन कौन है? ये है, सब्जेक्ट ये है। इस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इस सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, न कि सन पर। तो यहाँ सन क्या है? सन अपना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। यहाँ पे नाम जो आपका सन है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, इसका तारों से यानी कि इस ऑब्जेक्ट से और इस क्रिया से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस सन क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। एक और उदाहरण लेते हैं, द मीटिंग being over, where all the members left the hall। इस वाक्य को देखेंगे, क्या है? द मीटिंग बीइंग ओवर, मीटिंग समाप्त हो चुकी, ऑल द मेंबर्स, सारे के सारे सदस्य लेफ्ट द हॉल, माने हॉल को छोड़ दिए, हॉल से निकल गए। इस वाक्य को देखेंगे, यहाँ पे मीटिंग एक करता है, एक नाउन यहाँ पे भी है, एक नाउन ही मेंबर्स हैं, ऑल द मेंबर्स। तो इस वाक्य की क्रिया क्या है? लेफ्ट, माने चले जाना, छोड़ देना। क्या लेफ्ट का इस वाले कर्ता पर यानी मीटिंग पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, ये अपना इस पे इफेक्टिव है ही नहीं, स्वतंत्र है इस सेंटेंस से, क्योंकि मेंबर छोड़ रहे हैं। छोड़ने का काम कौन कर रहा है? मेंबर। हॉल को छोड़ने का, लेफ्ट माने छोड़ना, एक क्रिया है, इसका काम कौन कर रहे हैं? मेंबर्स कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव इस कर्ता पर तो पड़ रहा है, लेकिन इस कर्ता पर नहीं पड़ रहा है। इसी केस में ये कर्ता क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जिस कर्ता का पूरे वाक्य में क्रिया पर या किसी भी पार्ट पर, ऑब्जेक्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, उसी को क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। अब हमने जान लिया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। अब जानेंगे इसके प्रयोग से हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब जानेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर हम कैसे एक सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो ध्यान देंगे, पहले तो ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग सिंपल सेंटेंस बनाने में कब करते हैं। जानेंगे कब करते हैं। तो कब करते हैं? जब दोनों ही वाक्य का कर्ता अलग अलग होगा, एक ही व्यक्ति दोनों का कर्ता नहीं होगा। पहला सेंटेंस में कर्ता कुछ और, दूसरे में कर्ता कुछ और, तब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। दोनों में एक ही व्यक्ति के बारे में बात होगी तो फिर नहीं होगा। तो पहला ही जरूरी बात है, कब प्रयोग करेंगे। आप सबसे ज्यादा बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि किसका कब प्रयोग करना है। रूल तो उन्हें सब याद रहता है, पार्टिसिपल भी याद है, इंफिनिटिव भी याद है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी याद है, जेरेंड भी याद रहेगा, लेकिन कब किसका प्रयोग करना है ये भी जानना ज्यादा जरूरी है। तो जब दोनों का कर्ता अलग अलग रहेगा, एकदम अलग, पहला कुछ और दूसरा कुछ और, उस केस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। अब ये जानिए कब करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। तो इसमें हमेशा क्या होता है, ध्यान देंगे, ऐसे वाक्यों में जो दो वाक्य देंगे जोड़ने के लिए आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से, इसमें क्या होता है, हमेशा कारण और परिणाम का संबंध होता है। जो दोनों वाक्य होता है ना, जिसको हमें कंबाइन करके सिंपल में बदलना होता है, उसमें कारण और परिणाम का
संबंध होता है, यानी पहले वाक्य में किसी बात को कहा जाएगा, वो कारण होगा, उस वजह से अगले में कुछ घटना घटेगी, उसे परिणाम कहेंगे। जैसे इसके पहले के उदाहरण में हमने क्या लिखा था, सूर्य अस्त हो गया, तारे आसमान में निकल गए। एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा था, सूर्य अस्त हुआ, फुल स्टॉप, पूर्णविराम, तारे आसमान में निकल गए, निकल आए। अब यहाँ इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है, तो यहाँ देखेंगे पहले का क्या है, कर्ता सूर्य है, दूसरे का कर्ता क्या है, तारे हैं। कर्ता दोनों का अलग है, सूर्य तारे, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट परफेक्टली लगेगा। फिर क्या कह रहा है, पहला कारण हो, दूसरा उसका परिणाम हो। तो सूर्य अस्त हुआ था तो तारे निकल आए, तो ये कारण है, यहाँ परिणाम है। ऐसा संबंध वाक्यों में होना चाहिए, पहले में कारण, दूसरे में उसका परिणाम, तो ही नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। अब तो ये जान लिया कि कब करेंगे, जब दोनों का कर्ता अलग हो और फिर कारण और परिणाम का संबंध हो। अब कैसे करेंगे, अब अगला चीज नोट करना है कि करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई। तो ध्यान देंगे, जिसमें कारण होगा, कहेंगे कारण वाले वाक्य में, कारण वाले वाक्य के कर्ता को नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट बना देंगे या मानेंगे। क्या होगा, जिस वाक्य में कर्ता जो है कारण को बताएगा, यानी जैसे इस वाक्य में क्या है, सूर्य अस्त हुआ तो ये कारण था और ये क्या है, परिणाम है, तारे आसमान में निकल आए, तो ये कारण वाला कर्ता कौन है, सूर्य था, तो इसको क्या बना देंगे, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट बनाएंगे। और नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट के बाद पार्टिसिपल आता है, अभी तो हमने पढ़ा था नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट पार्टिसिपल के पहले आता है, यानी कि पार्टिसिपल इसके बाद आएगा, कहेंगे उसके बाद पार्टिसिपल लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, दूसरे वाक्य को जो कहते हैं छाप देंगे, और फिर दूसरा जो परिणाम वाला वाक्य है, दूसरा वाक्य जिसमें क्या होता है, परिणाम, उसे क्या करते हैं, उसे कॉमा लगाकर लिख देते हैं। तो यही होता है कुल काम हमारा। क्या होता है, ध्यान देंगे, जिसमें कारण होता है उस कर्ता को नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट बनाते हैं, उसके बाद पार्टिसिपल लिख देते हैं और फिर कॉमा लिख के दूसरा जो परिणाम वाला वाक्य है जो कहते हैं छप जाएगा, यानी ये वाला वाक्य कॉमा लगा के सीधे छप जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। और पार्टिसिपल लिखते हैं, यहाँ हमने लिखा है पार्टिसिपल लगाएंगे। पार्टिसिपल का लगाने का तरीका हमने पहले के ही लेक्चर में कवर किया है। पार्टिसिपल आपके 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, तो उसको लगाना भी हमने बताया है, तो आप पार्टिसिपल वाला लेक्चर जरूर कवर कर लीजिएगा। क्या होता है प्रेजेंट वाले में, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। यही हमने पढ़ा था और उसी पार्टिसिपल का यहाँ यूज भी करेंगे, पार्टिसिपल का भी यूज करेंगे और साथ में नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का। अब चलिए इस पे उदाहरण देते हैं, एग्जांपल करेंगे, सेपरेट में नोट करेंगे। द सन सेट फुल स्टॉप, अगला सेंटेंस दिया है, द स्टार्स केम अप in the sky, तो क्या दिया है, the sun set, the stars came up in the sky। इसको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन क्या होगा, दोनों को जोड़िए और तरीका यही लगाइए, क्योंकि इसी का एग्जांपल ये देखिए क्या कह रहा है, द सन सेट, सूर्य अस्त हुआ, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तारे आसमान में निकल आए। यहाँ द सन है, द स्टार है, दोनों का कर्ता अलग है और हमने क्या कहा, कर्ता अलग होना चाहिए, है अलग। फिर क्या होना चाहिए, कारण और परिणाम का संबंध होना चाहिए। भाई सूर्य अस्त हुआ तो ही तो तारे दिखाई दिए, तो ही तो तारे निकल आए, तो ये कारण है, इसका ये परिणाम है। ये अस्त हुआ तो ही तो निकले, तो कारण परिणाम का संबंध है, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट लगेगा। फिर नियम क्या बताया, नियम बताया कि जो कारण वाला वाक्य है, यानी जिसकी वजह से हो रहा है, तो ये वजह से कौन है, द सनसेट, सूर्य है, तो इसको हम नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट बनाएंगे, जो कहते हैं द सन। अब इसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, सेट नहीं लिख के पार्टिसिपल लगाएंगे। पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग, तो द सन हैविंग सेट। हैविंग कैसे आया, पार्टिसिपल वाला लेक्चर आप जरूर कवर करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत उसको वॉच कर लीजिएगा। द सन हैविंग सेट, फिर हमने क्या करा, दूसरे वाक्य को नहीं छेड़ेंगे, कॉमा लगाएंगे, जो कहते हो लिखेंगे, तो कॉमा लगा, फिर पूरा छाप दो, द स्टार्स केम अप इन द स्काई,
इन द स्काई, फुल स्टॉप। तो ये रहा एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, एक्सरसाइज भी करवाएंगे, अच्छे से रूल दिमाग में बैठा के ही आज का लेक्चर समाप्त करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सेपरेट में दिया हुआ है, कह रहा द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंच चुकी या पहुंच गई, द डकैट्स रन अवे, डकैट्स भाग गए। ध्यान देंगे सभी वाक्यों में जब भी आपका कर्ता अलग अलग होगा दोनों वाक्य का, और पहले की वजह से दूसरा हो, पहला कारण हो दूसरा उसका परिणाम हो, तो इस केस में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पुलिस की बात हो रही है, कर्ता यहाँ पुलिस है, यहाँ डकैट्स है, तो यहाँ दोनों ही कर्ता डिफरेंट डिफरेंट है, और ये आई इसकी वजह से गया, ये भी है, यानी कारण और परिणाम का संबंध भी है, तो यहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी लगेगा। तो क्या कहेंगे, हमने नियम क्या पढ़ा था, कंबाइंड। हमने नियम पढ़ा था कि जो कारण वाला है उसके कर्ता को पहले लिख लो, तो लिख दिया द पुलिस, द पुलिस। अब फिर तुरंत पार्टिसिपल लिखो। पार्टिसिपल लिखने का एक ही तरीका है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्रिया दिया है तो हैविंग आएगा, नहीं दिया है वाज वेयर दिया है, तो उसके लिए तरीका अभी आगे बताया जाएगा। अभी आगे बताऊंगी आगे के एग्जांपल्स में। अभी फिलहाल क्रिया दिया है, पुलिस के बाद वर्ब दिया है, और वर्ब देगा तो हैविंग आएगा। तो द पुलिस हैविंग, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड हो गया, और फिर कॉमा लगा देंगे। दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों छाप लेना, कुछ भी ना सोचिए, बस स्मॉल लेटर में कर लेना। द डकैट्स, डकैट्स रैन अवे, रैन अवे, फुल स्टॉप, वाक्य जुड़ गए हैं, यानी कि पुलिस पहुंची, चोर भाग गए, डकैट्स भाग गए, डाकू भाग गए, तो ये हो जाएगा। जब भी वर्ब देगा इसके जस्ट बाद हैविंग आएगा। अगले सेंटेंस में देखो वर्ब नहीं देगा, फिर क्या करेंगे, पढ़ना इसको। कंबाइन क्या होगा, कह रहा द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, जो पिक्चर क्या था, इंटरेस्टिंग था, वी एंजॉयड इट वेरी मच, हम इसका अच्छे से एंजॉय किए, बहुत एंजॉय किए। यहाँ पे देखो, यहाँ बात हो रही है पिक्चर की, सब्जेक्ट यहाँ पिक्चर है, इस सेंटेंस में बात हो रही है वी माने हमारी, क्या दोनों का कर्ता सेम है, नहीं है, और इंटरेस्टिंग थी इसलिए एंजॉय किए लोग, तो क्या है, कारण और परिणाम का संबंध भी है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आ सकता है। नियम वही है, पहला वाला जो कारण है उसके कर्ता को छापो, द पिक्चर, पिक्चर। अब क्या तुरंत वर्ब है आपके पास, पिक्चर के बाद वर्ब दिया है, नहीं दिया है, वाज दिया है, राइट। इसके पहले क्या था, वर्ब था, हमने हैविंग लगाया, और आपके पास यहाँ वर्ब नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसका वर्ब ढूंढेंगे। तो वाज वेयर, इज आर एम, डू डज, ये सब क्या होता है, बी वर्ग का जो है बी वर्ग में आता है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, तो इसकी मेन वर्ब को हम बी मानते हैं, बी माने होना, तो उसी में आईएनजी लगा के पार्टिसिपल बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द पिक्चर बीइंग, बीइंग इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। फिर आगे मैंने क्या कहा था, कॉमा लगाओ, सेम लिख दो, कुछ मत बदलो, तो वी एंजॉयड, वी एंजॉयड इट वेरी मच, वेरी मच, बस हो गया, इतना ही करना है। बस यहाँ पे ध्यान देना है, पार्टिसिपल कैसे आएगा, वाज होगा तो बीइंग आएगा, और सीधे क्रिया दिया है, वर्ब दिया है तो हैविंग आएगा, राइट। अगला पे बढ़ जाते हैं, अगला क्या है सेपरेट में, कंबाइन। अगला दिया है द टीचर वाज एब्सेंट, टीचर एब्सेंट थे, द बॉय डिड नॉट वर्क, लड़का अपना काम नहीं किया, टीचर एब्सेंट था इसलिए लड़के ने अपना काम ही नहीं किया। फिर क्या होगा, हमने क्या कहा भाई, टीचर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बॉय है, इसका सब्जेक्ट बॉय है, दोनों का ही सब्जेक्ट अलग अलग है, और ये एब्सेंट था इसलिए काम नहीं किया, बिल्कुल इसका रीजन भी बता रहा है, कारण और फल, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हो जाएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा, क्या हो जाएगा, द टीचर। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहता है कि कारण वाले वाक्य के सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखो, तो द टीचर। वाज है ना, टीचर के बाद तुरंत वर्ब है, क्या वर्ब होता तो हैविंग आएगा, वाज है तो इसकी वर्ग की, ये बी वर्ग का है तो इसको बीइंग बना देंगे, बीइंग, बी इसका वर्ब होता है, और इसमें आईएनजी बढ़ा के इसको किस में बदल देते हैं, पार्टिसिपल, तो द टीचर बीइंग एब्सेंट। फिर क्या कहते हैं, कॉमा लगाओ, वाक्य को छाप दो, the teacher, the boys, the boy did not work, full stop, हो गया। और लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, क्वेश्चन को देखते हैं, सेपरेट में दिया है, द सन रोज, सूर्य निकला, द सन रोज, सूर्य निकला, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, चिड़िया उड़ना शुरू कर दी, चिड़िया उड़ने लगी। क्या हो जाएगा कंबाइन में, कंबाइंड में क्या होगा, ध्यान देंगे, द सन पहला वाले का सब्जेक्ट क्या है, सन है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स है, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है, और इसके रीजन है, ये रीजन है, सन रोज,
सूर्य उगा। तो यहाँ ये रीजन है और इसका ये रिजल्ट है, बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। तो कारण और परिणाम का संबंध भी है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगा देंगे। क्या होगा, हमने कहा था जो रीजन है उसका कर्ता छाप दो, द सन लिख दिया। फिर आगे वर्ब है क्या, अगर वर्ब होगा तो हैविंग आएगा, वरना फिर वाज वेयर होगा तो फिर बीइंग आएगा। द सन रोज है, रोज तो क्या हो जाएगा, द सन वर्ब दिया है तो क्या हो जाएगा, हैविंग। द सन हैविंग रोज, रोज क्या होता है, राइज का सेकंड फॉर्म है, राइज माने उगना और रोज का सेकंड फॉर्म है, राइजन इसका थर्ड फॉर्म है। हमेशा पार्टिसिपल हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आता है क्रिया का, तो रोज का क्या हो जाएगा, राइजन। द सन हैविंग राइजन, कॉमा लगाओ, अगला वाक्य जो कहते हैं छाप दो, तो क्या होगा, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, हो गया, जुड़ गया वाक्य। बस इतना ही इसमें करना है। तो कितना इजी है, लगभग आपके पार्टिसिपल से भी ज्यादा इजी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। आ जाते हैं अगले पे, कंबाइन करना है, कंबाइन करना है। क्या दिया है, द कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन मारा गया। द आर्मी फ्लेड, आर्मी भाग गई, सेना भाग गई। जब कैप्टन ही मारा गया तो सेना क्या हो जाएगी, भाग जाएगी। क्या दिया है, यहाँ कैप्टन की बात हो रही है, यहाँ पे आर्मी की बात हो रही है, सब्जेक्ट दोनों अलग है। फिर वही नियम क्या होगा, द कैप्टन वाज दिया है, किल्ड दिया, ध्यान देंगे यहाँ पे वर्ब भी है, वाज भी है। ये केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसके पहले मैंने वर्ब वाला और फिर केवल वाज वाला बताया था, यहाँ वर्ब और वाज दोनों है। यानी कि वाज के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म कभी आता है, जब वाक्य जो होता है पैसिव वॉइस में होता है। ये वाक्य आपका क्या है, पैसिव वॉइस में है। देखेंगे, द कैप्टन वाज किल्ड, यानी कभी भी इज आ रहा है, वाज वेयर के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, दैट मीन्स द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, यानी सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, तो क्या हुआ, एक्टिव में नहीं है। तो फिर उसका नियम क्या होता है, उसमें आपको जब पार्टिसिपल बनाएंगे तो हैविंग के बाद बीन बढ़ा देंगे, हैविंग के बाद बस बीन बढ़ा देंगे, बस वही चीजें बाकी चलेंगी। तो द कैप्टन हैविंग, हैविंग तो लगता ही लगता, उसके बाद क्या बढ़ा देंगे, पैसिव वॉइस में, इसलिए बीन, हैविंग बीन, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, किल्ड। फिर क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं, कॉमा लगाओ, दूसरा वाक्य छापो, द आर्मी फ्लेड, द आर्मी फ्लेड, खत्म। अगला सेंटेंस क्या है, द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था। द प्लेन गॉट लेट, प्लेन लेट थी, प्लेन लेट हो गई। क्या होगा, कंबाइन, कंबाइन क्या होगा, फटाफट बता दो। कह रहा है द वेदर माने मौसम की बात हो रही है, करता यहाँ कुछ और है। द प्लेन, यहाँ प्लेन की बात हो रही है, वायुयान की बात हो रही है, दोनों ही अलग है, अलग है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। क्या हो जाएगा, और रीजन भी है, देखिए रीजन और इसका रिजल्ट होना चाहिए। तो स्टॉर्मी रीजन था, इसलिए प्लेन आपकी लेट हुई, इसका मतलब रीजन और रिजल्ट भी है और कर्ता भी अलग अलग है, तो आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगेगा। क्या कहता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जो रीजन वाला करता है, कारण वाला है, उसके कर्ता को छापो, कहेंगे द वेदर, द वेदर। अब क्या कह रहा है, वाज स्टॉर्मी, यहाँ ध्यान देंगे, क्या कोई वर्ब दिया है क्या, नहीं दिया, और इसमें केवल क्या दिया, वाज दिया है। तो वाज वाला नियम क्या कहता है, ये बी वर्ग का है तो बीइंग लगाओ, बी इसका क्या हो जाएगा, बी वर्ग का है, और आईएनजी क्यों लगाते हैं, पार्टिसिपल में बदलने के लिए। तो द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, कॉमा अगला वाक्य छाप देते हैं, आपको शुरू से यही बता रही हूँ, द प्लेन गॉट लेट। तो ये रहे सारे के सारे जो आपके रूल्स हैं, उस पर एग्जाम्पल हो गए, एक्सरसाइज भी हो गई, और एक क्वेश्चन और भी रह गया यहाँ पे कंबाइंड में, कंबाइंड में ध्यान दीजिए, क्या द वर्क वाज डन, काम पूरा हो गया। वी वेंट बैक होम, हम घर चले गए। यहाँ भी वर्क है, यहाँ भी क्या है, वी है। वो आपका जो सब्जेक्ट है डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये सेंटेंस क्या करती हूँ, होमवर्क करती हूँ, ये आपका होमवर्क है, और इसका आंसर इस क्वेश्चन का आप हमें, पूरा उम्मीद है मुझे, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, सही आंसर करेंगे, सटीक आंसर करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया तो फटाफट कमेंट में लिख दो कि हाँ मैम आज का क्लास मुझे पूरी तरीके से समझ आ गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में अब कोई डाउट नहीं है। और अगर अभी भी डाउट है तो वो भी मेंशन करो कि उस चीज़ को फिर से आपके लिए एक्सरसाइज इस पर लगाया जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल से अब तक नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, और शेयर करते रहो अपने रिलेटिव्स के पास जिनकी भी ग्रामर कमजोर है, उनके पास फटाफट से शेयर कर दो, ताकि उनका भी ग्रामर सही हो जाए, सटीक हो जाए, और पेपर में कहीं ना कहीं वो भी अच्छे से स्कोर कर पाए। तो और अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ में फेसबुक पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स वहाँ भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वहाँ भी जरूर जुड़ जाइएगा। साथ में
अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।